हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर जीडीसी नर्सिंग क्लासेस। मैं रोशप्रीत कौर। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए एक नर्सिंग एप्टीट्यूड में नया सब्जेक्ट लेके आई हूँ, दैट इज ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी। इससे पहले मैंने आपको एमएसएन के क्वेश्चंस के बारे में बताया, प्रीवियस क्वेश्चंस जो आपके सीनेट एग्जाम्स के में आ सकते हैं। आज मैं ऑप्स के बारे में बताऊंगी कि ऑप्स में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके सीनेट एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। तो मैं आपको आज इस वीडियो में वही क्वेश्चंस जो है वो आपको रिवीजन कराऊंगी, वो आपको पढ़ाऊंगी, प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगी। तो आपको बहुत ध्यान से वीडियो देखनी है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इस चैनल में सिर्फ ऑप्स और नर्सिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड ही सब्जेक्ट्स में नहीं पढ़ाते हैं। यहाँ पर और भी जो है सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जो कि आपके सीनेट एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो अगर आपको जो है अपना जो एग्जाम है उसे क्रैक करना है, जो आपके अंदर पूरी डेडिकेशन है कि मुझे ये करना ही करना है, तो आप चाहें हमारे वीडियोस को देखें, आपको इनसे बहुत हेल्प मिलेगी। तो इसी के साथ चलिए हम स्टार्ट करते हैं ऑप्स और गायनी के क्वेश्चंस को। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है, पूछा जाता है ये आपके उसमें मतलब एंट्रेंस एग्जाम में। तो 21 मई को जो आपका एंट्रेंस एग्जाम आ रहा है, तो उसके लिए क्वेश्चन है आपके लिए। तो चलिए देखते हैं इनमें क्या क्या है। तो पहला क्वेश्चन, हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों, ब्रेस्ट मिल्क कैन बी स्टोर्ड at room temperature for how many hours। बोल रहे हैं कि बेबी के लिए अगर जो मदर है वो ब्रेस्ट मिल्क निकाल के उसको रख रही है रूम टेम्परेचर पर, तो कितने टाइम तक वो रख सकती है। तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन है बच्चों। अप टू 4 आवर्स, 4 आवर्स तक वो रख सकती है क्या? अप टू 8 आवर्स, या फिर 8 आवर्स तक रख सकती है। अप टू 12 आवर्स, या फिर 12 घंटों तक रख सकती है, या फिर पूरे एक दिन के लिए, मतलब 24 आवर्स के लिए। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है बच्चों, वो है ऑप्शन नंबर ए। एक जो मदर है वो अपना ब्रेस्ट मिल्क जो है अपनी बेबी के लिए रूम टेम्परेचर पर सिर्फ 4 मतलब घंटों तक ही रख सकती है। बट दिस कैन बी वेरी बेस्ड ऑन एनवायरमेंटल कंडीशन। लेकिन ये जो टाइम होता है वो क्या होता है कि वो थोड़ा बढ़ या घट भी सकता है अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंटल कंडीशन। लेकिन प्रॉपर स्टोरेज एंड हैंडलिंग ऑफ ब्रेस्ट मिल्क आर क्रूशियल टू मेंटेन इट्स सेफ्टी एंड न्यूट्रिशनल वैल्यू फॉर इन्फेंट फीडिंग। बोल रहे हैं कि अगर आप जो ब्रेस्ट मिल्क जो है वो रूम टेम्परेचर पर स्टोर जो है वो कर रहे हैं, तो प्रॉपर स्टोरेज और हैंडलिंग जो है ब्रेस्ट मिल्क की वो बहुत ही क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? बेबी की सेफ्टी के लिए, बेबी के न्यूट्रिशनल नीड के लिए, जो इन्फेंट जो है वो पी रहा है। क्योंकि अगर आप उसको असेप्टिक टेक्निक के थ्रू स्टोर करेंगे तो हो सकता है कि उसका जो न्यूट्रिशन है वो भी चला जाए, इवन इन्फेक्शन जो है शायद वो कॉज हो जाए। तो इसके लिए प्रॉपर हैंडलिंग और प्रॉपर सेफ्टी जो है, अगर आप स्टोर कर रहे हैं ब्रेस्ट मिल्क को, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो द सर्जिकल मेनोपॉज अकर्स आफ्टर। बोल रहे हैं कि सर्जिकल मेनोपॉज, वैसे तो एक नॉर्मल ड्यूरेशन जो होता है आपका मेनोपॉज का, मतलब आपका जो वुमेन्स का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है स्टॉप होने की, वो जो होती है वो किसी लोग में 40 के बाद भी हो जाती है, किसी में 45 के बाद होती है, 50 के बाद होती है। वो एक नॉर्मल ड्यूरेशन है। सर्जिकल मेनोपॉज कब स्टार्ट, मतलब कौन से सर्जिकल प्रोसीजर के बाद एक वुमेन की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टॉप हो जाती है, मेनोपॉज स्टार्ट हो जाता है उसका। तो क्या बाइलेटरल ओवेक्टमी में ऐसा होगा जिसमें आपकी दोनों की दोनों ओवरीज जो है वो रिमूव कर दी जाती है। हिस्टेरोस्कोपी में क्या करते हैं बच्चों? यहाँ पर हिस्टेक्टमी में, हिस्टेक्टमी होगा शायद यहाँ पर, हिस्टेक्टमी में क्या होता है कि बच्चों यहाँ पर आपको जो यूट्रस है वो रिमूव कर देते हैं। या तो हाफ यूट्रस रिमूव कर दिया जाएगा वुमेन का, या फिर पूरा का पूरा यूट्रस जो है वो रिमूव कर दिया जाएगा। ट्यूबल लाइगेशन और ट्यूबेक्टमी में क्या करते हैं कि फीमेल के जो फैलोपियन ट्यूब से उनको कट कर दिया जाता है, फिर उनको टाई कर दिया जाता है, ताकि जो ये क्या होता है परमानेंट बर्थ कंट्रोल मेथड होता है। इससे क्या होगा कि वुमेन को प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी अगर ट्यूबल लाइगेशन या ट्यूबेक्टमी जो है वो परफॉर्म कर दी जाएगी। तो क्या इस कंडीशन में जब फैलोपियन ट्यूब्स को कट कर दिया, टाई कर दिया, तो क्या इस कंडीशन में जो लेडी है उसके सर्जिकल मेनोपॉज हो जाएगा? तो हमारा बच्चे यहाँ पर करेक्ट आंसर है
बायलेटरल ओफेरेक्टमी। तो बायलेटरल ओफेरेक्टमी में ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों सर्जिकल मेनोपॉज हो रहा है? तो बिकॉज इन बायलेटरल ओफेरेक्टमी में क्या होता है कि एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसमें आपकी बोथ ओवरीज, दोनों ओवरीज जो है वो रिमूव कर दी जाती हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए। तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, हाउ डज अ नर्स अपोज्ड टू फॉल्स लेबर एंड आइडेंटिफाई ट्रू लेबर एज? एक नर्स है वो कैसे पता करेगी कि अब फॉल्स लेबर जो है वो खत्म हो गया है, अब ट्रू लेबर पेन जो है वो लेडी को स्टार्ट हो गया है? कैसे वो जो है वो अपोज करेगी, कंफर्म करेगी? तो कब उसको पता लगेगा कि ट्रू लेबर पेन, वो कैसे आइडेंटिफाई करेगी, कैसे उसको पता लगेगा कि अब जो हमारी लेडी है, जो हमारी प्रेग्नेंट वुमेन है, उसको ट्रू लेबर पेन स्टार्ट हो गया है? तो कंट्रैक्शंस अकर इमीडिएट आफ्टर द मेम्ब्रेन रप्चर। तो वो पता कर सकती है कैसे? क्या उससे ऐसे पता लग जाएगा कि यहाँ पर कंट्रैक्शन स्टार्ट हो गए मेम्ब्रेन रप्चर होने के साथ ही इमीडिएटली? तो क्या ट्रू लेबर पेन स्टार्ट हो गया? अब पेशेंट क्या आइडेंटिफाई कर पाएगी नर्स? या फिर वो देखेगी कि यहाँ पर प्रोग्रेसिव बहुत मतलब धीरे धीरे यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो सर्वाइकल डायलेशन है वो हो रहा है, सर्विक्स का जो डायलेशन है वो हो रहा है। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शंस प्रोग्रेस ओनली इन साइडलाइन पोजीशन, या फिर वो साइडलाइन पोजीशन में करेगी लेडी को और देखेगी कि क्या यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शंस है वो हो रहे हैं, प्रोग्रेस धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे। कॉन्ट्रैक्शंस स्टॉप व्हेन द क्लाइंट वॉक्स अराउंड, या फिर जब लेडी को हम जो क्लाइंट है उसको चला रहे तो यहाँ वहां पर अगर उसके कॉन्ट्रैक्शंस स्टॉप हो रहे तो क्या हम पता कर सकते हैं कि यहाँ पर नर्स ने आइडेंटिफाई कर लिया कि पेशेंट को ट्रू लेबर पेन है? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, सर्वाइकल डायलेशन इज प्रोग्रेसिव। ट्रू लेबर पेन में धीरे धीरे अब यहाँ पर आपका जो सर्विक्स का डायलेशन है वो होने लगता है। ऐसे अपोज करेगी नर्स जो है वो फॉल्स लेबर पेन को और आइडेंटिफाई करेगी ट्रू लेबर पेन को। So true labor pain is characterized by contractions that lead to progressive cervical dilation and effacement, ultimately resulting childbirth. तो बोल रहे बच्चों यहाँ पर कि ट्रू लेबर कैरेक्टराइज किससे होता है? जब कॉन्ट्रैक्शंस स्टार्ट हो जाते हैं और ग्रेजुअली और प्रोग्रेसिवली धीरे धीरे यहाँ पर आपकी जो सर्विक्स है वो डायलेट होने लगती है, इफेसमेंट होने लगता है, सॉफ्ट होने लगती है, तब पता लग जाता है कि अब जो है हमारे पेशेंट को ट्रू लेबर पेन स्टार्ट हो गया है, अल्टीमेटली रिजल्टिंग चाइल्ड बर्थ, अब जो है वो चाइल्ड बर्थ होने वाला है। तो इस तरह से जो नर्स है वो फॉल्स लेबर पेन को अपोज करके ट्रू लेबर पेन को आइडेंटिफाई करेगी थ्रू प्रोग्रेसिव डायलेशन को चेक करके, सर्वाइकल डायलेशन को चेक करके। फिर बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर है 4, इन अ प्राइमरी ग्रेविडा, प्राइमरी ग्रेविडा मदर में जो पहली बार जो है प्रेग्नेंट हुई है, फीटल इंगेजमेंट अकर्स एट, प्राइमरी ग्रेविडा वुमेन में जो फीटल इंगेजमेंट है वो कब अकर होती है, कितने वीक्स में अकर हो जाती है? क्या प्राइमरी ग्रेविडा वुमेन में फीटल इंगेजमेंट 30 to 32 वीक्स में अकर होती है? क्या 34 to 30 वीक्स में ये अकर होती है? 38 to 40 वीक्स में अकर होती है? यहाँ पर 28 to 30 वीक्स में अकर होती है। तो यहाँ पर प्राइमरी ग्रेविडा वुमेन में जो फीटल इंगेजमेंट होती है वो 38 to 40 वीक्स में होती है। अंडरस्टैंडिंग व्हेन फीटल एंगेजमेंट टिपिकली अकर्स helps healthcare providers to assess fetal positioning and prepare for labor and delivery। अब जब फीटल इंगेजमेंट हो जाएगी 48 से 40 हफ्तों में, तब हेल्थ केयर प्रोफेशनल पता कर लेगा कि अब बच्चे की पोजीशन क्या है, कौन सी पोजीशन में बच्चा है। अब वो उसी के साथ प्रिपेयर हो जाएगी पेशेंट की डिलीवरी के लिए, उसके लेबर के लिए वो वहां पर प्रिपेयर हो जाते हैं। तो फीटल इंगेजमेंट के थ्रू हम ये चीजें करते हैं। तो यहाँ पर प्राइमरी ग्रेविडा वुमेन में जो फीटल इंगेजमेंट अकर्स एट 38 to 40 वीक्स। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5, कर्डी वाइट डिस्चार्ज फ्रॉम वजाइना इज ड्यू टू, वुमेन्स में जो वजाइना से कर्डी वाइट डिस्चार्ज आता है वो किसकी वजह से आता है? कैंडिडियासिस की वजह से आता है या फिर ट्राइकोमोनियासिस की वजह से हो रहा है? यहाँ पे वजाइना में इन्फेक्शनल इन्फ्लेमेशन हो गया तब हो रहा है, वजाइनाइटिस की वजह से ऐसा हुआ है, यहाँ पर सिफिलिस टेस्ट की वजह से ऐसा हुआ है। तो यहाँ पर
ट्राइकोमोनियासिस की वजह से जो फीमेल है उसके वजाइना से कर्ली व्हाइट डिस्चार्ज आता है, क्योंकि ये हो सकता है कि आपके पार्टनर से आपको हुआ, बिकॉज इट इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है कॉज्ड बाय द पैरासाइट ट्राइकोमोनास वजाइनालिस, जो कि किससे कॉज होता है, एक पैरासाइट के थ्रू, जिसको हम ट्राइकोमोनास वजाइनालिस बोलते हैं। So curly white discharge from vagina is due to trichomoniasis, which is a STD, एक sexually transmitted infection है। फिर हमारा स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या बोल रहा है कि a 16 years old unmarried girl, एक 16 साल की अनमैरिड गर्ल कम्स, आई है हमारे पास हॉस्पिटल में फॉर वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन के लिए, किसके वैक्सीनेशन के लिए, सर्वाइकल कैंसर, उसके सर्विक्स में कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीनेशन के लिए वो आई है। व्हिच वैक्सीन इज गिवन एट दैट टाइम, उस टाइम पर हम उस अनमैरिड गर्ल को जो कि 16 साल की है उसको कौन सी वैक्सीन जो है वो देंगे? क्या हम उसको गार्डासिल वैक्सीन देंगे, या फिर उसको बिवैक वैक्सीन देंगे, या ह्यूमन पैपिलोमा वायरस देंगे, या नोविवैक वैक्सीन देंगे? तो मैं आपको बता देती हूँ कि एचपीवी वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से फीमेल्स में सर्वाइकल कैंसर जो है वो कॉज होता है। किसकी वजह से होता है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। तो यहाँ पर हम ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की जो वैक्सीन है वो पेशेंट को देंगे अगर जो एक बच्ची हमारे पास आई है जिसको सर्वाइकल कैंसर है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है बच्चों, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। It protects against certain strains of HPV that can cause cervical cancer and other HPV related disease। तो बोल रहे हैं कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीनेशन क्या करेगी कि ये सर्टन जो भी हमारे एचपीवी के सर्टन स्ट्रेन्स है उससे प्रोटेक्ट करेगी और सर्वाइकल कैंसर और अदर एचपीवी कैंसर्स को प्रिवेंट करने में हेल्प करेगी, और उससे रिलेटेड जो भी डिजीजेस है उसको भी प्रिवेंट करने में ये हेल्प करेगी। फिर आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पर। So the diagnosis of uterine anomalies, तो यहाँ पर यूट्राइन अनोमलीज को डायग्नोस्ट करने के लिए, यूट्रस में जो भी दिक्कत है उसको हम डायग्नोस्ट करने के लिए क्या करेंगे? क्या एमआरआई स्कैन से हम यूट्राइन अनोमलीज को डायग्नोस्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं मे बी, या फिर सीटी स्कैन के थ्रू हम उसको डायग्नोस्ट कर सकते हैं। एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, सीटी स्कैन कंप्यूटेड टोमोग्राफी, या फिर एक्सरे के थ्रू हम यूट्राइन अनोमलीज को चेक करेंगे, या फिर हिस्ट्रोसल्फेंजोग्राफी के थ्रू ऐसा करेंगे। हिस्ट्रोसल्फेंजोग्राफी में क्या करते हैं बच्चों? डाई को इंजेक्ट करते हैं, डाई इंजेक्ट करने के बाद आपके यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब को बहुत अच्छे से एग्जामिन करते हैं। तो यहाँ पर एमआरआई स्कैन के थ्रू जो भी यूट्राइन अनोमलीज हैं हम उसको डायग्नोस कर सकेंगे। किसके थ्रू? एमआरआई स्कैन के थ्रू। एमआरआई स्कैन क्या करता है कि प्रोवाइड डिटेल इमेजेस ऑफ द यूट्रस एंड कैन हेल्प टू आइडेंटिफाई कंजेनाइटल अनोमलीज। तो यहाँ पर जो एमआरआई स्कैन है वो डिटेल्ड इमेजेस जो है वो हमें यूट्रस की देगा, और अगर कोई भी यूट्राइन अनोमली या फिर कोई कंजेनाइटल यूट्राइन अनोमली है तो वो हम जो है एमआरआई स्कैन के थ्रू जो है वो देख पाएंगे। सो द डायग्नोसिस ऑफ यूट्राइन अनोमली इज दैट इज एमआरआई स्कैन। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट है। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों, फर्टिलाइज्ड ओवम अप टू 8 वीक्स इज कॉल्ड। आपका जो फर्टिलाइज्ड ओवम हो, अब जो ओवम है वो फर्टिलाइज्ड हो गया है तो 8 वीक तक वो क्या कहलाएगा? यहाँ पर 8 वीक्स तक वो क्या कहलाएगा? क्या वो मोरुला कहलाएगा, फीटस कहलाएगा, नो, ब्लास्टुला कहलाएगा, या फिर एम्ब्रियो कहलाएगा? यहाँ पर ना तो वो मोरुला कहलाएगा, ना तो फीटस कहलाएगा, ना तो ब्लास्टुला कहलाएगा, वो एम्ब्रियो कहलाएगा। तो यहाँ पर जो फर्टिलाइज्ड ओवम है 8 हफ्तों तक, 8 प्रेगनेंसी से लेके 8 हफ्तों तक वो एम्ब्रियो कहलाएगा। दिस स्टेज फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू अबाउट, ये फर्टिलाइजेशन जैसे ही कंसीव हो जाता है बेबी, जो है यूट्रस में चला जाता है जो स्पर्म है, तो वहां पर वो बेबी की फॉर्म में बनना स्टार्ट हो जाता है। तो तब उस फर्टिलाइजेशन प्रोसेस से लेकर 8 हफ्तों तक, 8 हफ्तों के जो गेस्टेशन पीरियड है उस 8 हफ्तों तक वो जो जो फर्टिलाइज्ड ओवम है वो आपका एम्ब्रियो कहलाएगा, ड्यूरिंग विच मेजर ऑर्गन्स एंड बॉडी सिस्टम फॉर्म। इस 8 हफ्तों में जो बेबी के कुछ मेजर ऑर्गन्स और बॉडी सिस्टम जो है वो फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पर फर्टिलाइज्ड ओवम अप टू 8 वीक्स इज कॉल्ड एम्ब्रियो। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन लीड टू डार्क ब्राउन कलर, जिसको हम टोबैको जूस कलर बोल सकते हैं, डार्क ब्राउन कलर ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड।
इनमें से किस कंडीशन में पेशेंट का जो एमनियोटिक फ्लूइड का कलर है वो डार्क ब्राउन कलर होगा, और वो किस चीज को लीड करेगा? क्या आरएच फैक्टर की वजह से, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस की वजह से, पोस्ट मैच्योरिटी की वजह से, या फिर किसी भी टाइप ऑफ एक्सीडेंटल हेमोरेज की वजह से ऐसा है? तो यहाँ पर एक्सीडेंटल हेमोरेज कैन लीड टू डार्क ब्राउन कलर ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड। अगर आपको एक्सीडेंटल हेमोरेज हो गया है, एक्सीडेंटल ब्लीडिंग हो रही है, तो वो क्या करेगा कि डार्क ब्राउन कलर रेड को लीड करेगा, आपका एमनियोटिक फ्लूइड जो होगा वो डार्क ब्राउन रेड कलर का हो जाएगा। ब्लीडिंग इनटू द यूट्राइन कैविटी कैन मिक्स एमनियोटिक फ्लूइड। यहाँ पर यूट्राइन कैविटी में एक्सीडेंटल हेमोरेज की वजह से जो ब्लीडिंग होगी वो आपकी एमनियोटिक फ्लूइड के साथ मिक्स हो जाएगी, causing it to turn dark brown or port wine color due to the presence of old blood। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये टर्न हो जाएगा किसमें? टर्न डार्क ब्राउन कलर में और पोर्ट वाइन कलर में। किसकी वजह से? क्योंकि ऑलरेडी वहां पर ओल्ड ब्लड जो है वो प्रेजेंट है। सो accidental hemorrhage can lead to dark brown color, that is tobacco juice color of the amniotic fluid। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। फिर आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 पर। सो विच इंजेक्शन इज गिवन ड्यूरिंग एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में क्या होता है कि प्लेसेंटा जो होता है वो आउट होता है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि विच इंजेक्शन, कौन सा इंजेक्शन देंगे, विच इंजेक्शन इज गिवन ड्यूरिंग एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। तो क्या टैमोक्सिफेन देंगे थर्ड स्टेज ऑफ लेबर को मैनेज करने के लिए, या मेजोप्रोस्टल देंगे, या फिर 10 यूनिट ऑक्सीटोसिन देंगे, या फिर 20 यूनिट ऑक्सीटोसिन देंगे? तो यहाँ पर बच्चों हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। तो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर के लिए जब क्या होता है कि वुमेन का प्लेसेंटा आउट होता है तो उसको मैनेज करने के लिए हम लेबर के टाइम पे 10 यूनिट ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन जो है वो देंगे। ऑक्सीटोसिन क्या करता है कि कंट्रैक्ट द यूट्रस। ये क्या करता है कि यूट्रस को कंट्रैक्ट कर देता है, रिड्यूस ब्लीडिंग एंड फैसिलिटेट प्लेसेंटल डिलीवरी। जब तक प्लेसेंटा अंदर रहेगा तब तक ब्लीडिंग होती रहेगी। तो ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्टर करने के 15 से 20 मिनट में क्या होता है कि जो प्लेसेंटा होता है वो बाहर आ जाता है और ब्लीडिंग यहाँ पर कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, और यूट्रस भी आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। सो 10 यूनिट ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन इज गिवन ड्यूरिंग एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, जो कि प्लेसेंटा बाहर निकलने वाली स्टेज होती है। तो क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों हमारा यहाँ पर, a 36 years old multigravida who is at 14 weeks gestation is scheduled for an alpha fetoprotein test. The test is an indicator of। तो बोल रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर एक 36 साल की मल्टीग्राविडा ओल्ड वुमेन है जिसको मल्टीग्राविडा मतलब पहले से भी उसने प्रेगनेंसी कंसीव की है बहुत बार, who is at 14 weeks gestation, जिसका जो गेस्टेशन पीरियड है वो 14 हफ्तों का है, शेड्यूल्ड फॉर एन अल्फा फीटोप्रोटीन टेस्ट। उसको अल्फा फीटोप्रोटीन टेस्ट के लिए बोला गया है। तो दिस टेस्ट इज एन इंडिकेटर ऑफ। ये टेस्ट किस चीज के इंडिकेट करेगा? अल्फा फीटोप्रोटीन टेस्ट है वो एक 36 ईयर ओल्ड मल्टीग्राविडा वुमेन को किस टेस्ट के लिए इंडिकेट करेगा इन द गेस्टेशन पीरियड ऑफ 14 वीक्स। तो ऑप्शन ए है हमारा कार्डियक एनोमलीज, ऑप्शन बी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, ऑप्शन सी क्रोमोसोमल एनोमलीज, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसमें से हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों ऑप्शन बी, दैट इज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। ये जो टेस्ट है अल्फा फीटोप्रोटीन टेस्ट वो इंडिकेट करेगा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स को। कंडीशंस जैसे कि स्पाइना बाइफिडा और अनंसेफेली, ये सारी क्या होती है कंजेनाइटल एनोमलीज भी हैं, कैन कॉज एलिवेटेड अल्फा फीटोप्रोटीन लेवल्स इन मैटरनल ब्लड। अगर बच्चे को क्या है स्पाइना बाइफिडा है या एनंसेफेली है तो ये क्या करेगा कि अल्फा फीटोप्रोटीन का जो लेवल है वो किसमें, मैटरनल जो मदर का ब्लड है उसमें इंक्रीज करेगा। So 36 years old multigravida who is at 14 weeks gestation is scheduled for an alpha fetoprotein test. This test is an indicator of neural tube defects. Question number 13. Quickening takes place between. क्विकनिंग क्या होती है बच्चों? जब एक मदर प्रेग्नेंट होती है तो जब बच्चा पहली बार कोई रिस्पॉन्स करता है पेट में तो मदर को फील होता है, जो पहला रिस्पॉन्स बेबी करता है वो फील होता है मदर को, उसको हम बोलते हैं क्विकनिंग। तो ये कितने हफ्तों में होती है? 10 to 14 वीक्स में क्विकनिंग बच्चा जो है वो रिस्पॉन्स करेगा, या फिर 14 to 18 वीक्स में रिस्पॉन्स करेगा, क्विकनिंग होगी,
या 16 टू 20 वीक्स में, या फिर 24 टू 28 वीक्स में। तो यहाँ पर क्विकनिंग जो होती है वो 16 से 20 हफ्तों के बीच में होती है। इस टाइम पीरियड में क्या होगा कि यहाँ पर जो बेबी है वो अपना पहला रिस्पॉन्स जो है वो शो करेगा और मदर को फील होगा। तो एक्सप्लेनेशन में क्विकनिंग इज द मूवमेंट व्हेन अ प्रेग्नेंट वुमन फर्स्ट फील्स द मूवमेंट ऑफ द बेबी। वही बोला गया कि क्विकनिंग क्या ऐसा मूवमेंट होता है जब जो प्रेग्नेंट वुमन होती है वो पहली बार अपने बेबी के मूवमेंट को फील करती है। फिर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है हमसे, बताइए कि द इंपॉर्टेंट लैंडमार्क ऑफ द फीमेल पेल्विस। फीमेल का जो पेल्विस होता है उसका इंपॉर्टेंट लैंडमार्क कौन सा है? क्या इलियक फोसा हमारे फीमेल पेल्विस का लैंडमार्क है, ऑप्यूरेट फोरामेन, या फिर सैक्रल पोमोनेट्री, या फिर इलियक क्रेस्ट? तो इन चारों में से जो हमारा इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है फीमेल पेल्विस का बच्चों वो है सैक्रल पोमोनेट्री। तो द सैक्रल पोमोनेट्री पोजीशन एंड रिलेशन, इसकी जो पोजीशन और इसका जो रिलेशन होता है दूसरे लैंडमार्क के साथ टू अदर लैंडमार्क्स आर क्रूशियल फॉर डिटरमाइनिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर डिटरमाइनिंग पेल्विक आर्किटेक्चर, पेल्विक आर्किटेक्चर को डिटरमाइन करने के लिए, एंड पोटेंशियल चैलेंजेस इन लेबर, और साथ ही साथ जो भी पोटेंशियल चैलेंजेस होते हैं लेबर के उसको डिटरमाइन करने के लिए। तो यहाँ पर सैक्रल पोमोनेट्री क्या है, हमारा इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है किसका? फीमेल के पेल्विस का। फिर है बच्चों क्वेश्चन नंबर 15। तो ग्रीनिश येलो सैफ्रॉन कलर इंडिकेट्स एक्सीडेंटल हेमरेज, या फिर इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, या फिर पोस्ट मैच्योरिटी या आरएच इनकम्पैटिबिलिटी। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि अगर ग्रीनिश येलो कलर जो है वो दिख रहा है वुमेन में तो वो किसको इंडिकेट कर रहा है, क्यों ऐसा हुआ है? तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। एक्सीडेंटल हेमरेज की वजह से ऐसा है, आईयूडी की वजह से ऐसा है, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस की वजह से ऐसा हुआ, पोस्ट मैच्योरिटी की वजह से ऐसा है, या फिर आरएच इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से ऐसा है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों पोस्ट मैच्योरिटी। पोस्ट मैच्योरिटी की वजह से ग्रीनिश येलो सैफ्रॉन कलर जो है वो इंडिकेट करता है। ग्रीनिश एमनियोटिक फ्लूइड कैन इंडिकेट फीटल डिस्ट्रेस नेसेसिटेटिंग फर्दर इवैल्यूएशन एंड मॉनिटरिंग। तो ग्रीनिश एमनियोटिक फ्लूइड जो है उसमें क्या होता है कि फीटल डिस्ट्रेस होता है, फीटल में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसमें हमें इवैल्यूएट करना और मॉनिटर करना है फीटल के डिस्ट्रेस लेवल को, उसके रेस्पिरेटरी लेवल को। तो यहाँ पर ग्रीनिश येलो कलर इंडिकेट्स पोस्ट मैच्योरिटी, पोस्ट मैच्योरिटी की वजह से ऐसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 है बच्चों हमारा, विच इज अ प्राइमरी साइन ऑफ ट्रू लेबर। पहले फॉल्स लेबर स्टार्ट होता है वुमेन में, फिर ट्रू लेबर स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर ट्रू लेबर का प्राइमरी साइन क्या है, कैसे हमें पता लगेगा कि अब हमारी जो लेडी है, जो हमारी प्रेग्नेंट वुमेन है उसमें ट्रू लेबर स्टार्ट हो चुका है, जो चाइल्ड बर्थ का जो टाइम है वो पास में आ गया है। तो आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, कैसे, क्या मतलब आर्टिफिशियली अगर मेम्ब्रेन का रप्चर हो गया तब ऐसा पता कर लिया गया कि ये प्राइमरी साइन है ट्रू लेबर का, या पुशिंग बाय द मदर, यहाँ पर मदर जो यहाँ पर अपना पुशिंग एफर्ट लगा रही है बेबी को बाहर निकालने के लिए, तब हम पता कर सकते हैं कि अब ट्रू लेबर स्टार्ट हो गया है। या फिर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन प्राइमरी साइन है ट्रू लेबर का, जहां पर यूट्रस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो क्या होता है जहां पर हमें पता लग जाता है किसी हद तक कि अब जो है वो डिलीवरी होने वाली है। या फिर क्राउनिंग ऑफ फीटल हेड, या फिर यहाँ पर फीटल हेड जो है उसकी क्राउनिंग स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है बच्चों यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। हमेशा हम यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को देख के ही पता कर पाते हैं कि अब जो है वो डिलीवरी कंडक्ट होने वाली है, अब यहाँ पर ट्रू लेबर जो है वो स्टार्ट हो गया है। तो रेगुलर, लगातार, इंटेंस एंड ऑफन पेनफुल, यहाँ पर लगातार और मतलब रुक रुक के जो यहाँ पर जो पेन हो रहा है लेडी को, कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं, उससे हम जो बेबी होता है वो बाहर की तरफ आता है, बर्थ कैनाल से वो बाहर की तरफ आता है। तो वो क्या होता है कि हमारा फर्स्ट साइन होता है जिसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि दैट इज द ट्रू लेबर। तो प्राइमरी साइन ऑफ ट्रू लेबर इज यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। फिर है बच्चों क्वेश्चन नंबर 70, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ वल्वल हेमाटोमा। तो यहाँ पर जो वल्वल हेमाटोमा है उसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? क्या यूट्राइन रप्चर की वजह से ऐसा हुआ? एपिजोटमी में क्या करते हैं कि डिलीवरी के बाद वहां पर क्या करते हैं, मतलब सूचरिंग करते हैं। तो वहां पर क्या एपिजोटमी के बाद, एपिजोटमी की वजह से यहाँ पर वल्वल हेमाटोमा हुआ है।
या फिर लोअर यूट्राइन रप्चर, यूट्रस रप्चर तो है लेकिन लोअर यूट्राइन कैविटी में, तो क्या इसकी वजह से यहाँ पर वल्वल हेमाटोमा है, यहाँ पर आपका वजाइना ही टोटल का टोटल यहाँ पर रप्चर हो गया है। तो यहाँ पर बच्चों हमारा करेक्ट ऑप्शन आता है रप्चर ऑफ वजाइना। अगर आपका वजाइना रप्चर हो गया है तो ये कॉमन कॉज है किसका, वल्वल हेमाटोमा का। इट कैन कॉज सिग्निफिकेंट ब्लीडिंग इनटू द वजाइनल टिश्यूज। इसकी वजह से जब आपका वजाइना रप्चर हो जाएगा तो आपके वजाइना में सिग्निफिकेंट ब्लीडिंग होगी। यहाँ पर ब्लीडिंग होगी कहाँ पर, आपके वजाइनल टिश्यूज में, लीडिंग टू हेमाटोमा फॉर्मेशन, यहाँ पर क्लॉट फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। So the correct option is rupture of vagina. So the most common cause of vulval hematoma is rupture of vagina. फिर अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 18, abnormal proliferation of uterine endometrial tissue outside the uterus is known as। जब आपके यूट्रस का abnormal uterine abdominal tissues का क्या होता है कि abnormal proliferation मतलब मल्टीप्लीकेशन होने लगता है, कहां पर, यूट्राइन एंडोमेट्रियल टिश्यूज में और आउटसाइड द यूट्रस, यूट्रस के आउटसाइड में, तब उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, क्या हम उसको एंडोमेट्रियासिस बोलेंगे, मेटोरेजिया बोलेंगे, मेनोरेजिया या फिर एंडोमेट्रियोसिस बोलेंगे। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है बच्चों एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पर जो टिश्यूज होते हैं सिमिलर टू द यूट्राइन लाइनिंग, मतलब एंडोमेट्रियम में ग्रोज आउटसाइड द यूट्रस, यहाँ पर जो टिश्यूज होते हैं वो यूट्रस के आउटसाइड ग्रो होने लगते हैं, लीडिंग टू इन्फ्लामेशन, पेन एंड पोटेंशियल फर्टिलिटी इशू। ये क्या करता है कि इसकी वजह से इन्फ्लामेशन होती है, पेन होता है और पोटेंशियल फर्टिलिटी इश्यूज जो होते हैं वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज एंडोमेट्रियोसिस। abnormal proliferation of uterine endometrial tissue outside the uterus is called known as endometriosis. Question number 19. So these are the vaginal discharge which are occur after delivery. तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि vaginal discharge delivery is called first 4 days. डिलीवरी के 4 दिन तक जो वुमेन में vaginal discharge होता है वो किस कलर का होता है, तो लोकिया रूब्रा, मतलब किस नेम से हम उसको डिनोट करते हैं, तो पहला है लोकिया रूब्रा। क्या वो लोकिया रूब्रा होगा, लोकिया सिरोसा, क्या वो लोकिया सिरोसा होगा, यहाँ पर लोकिया अल्बा या फिर लोकिया अल्बिकल्स। तो यहाँ पर जो वजाइनल डिस्चार्ज होता है डिलीवरी के 4 दिन तक वो होता है लोकिया रूब्रा, जो कि नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज है। इन द नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज ड्यूरिंग फर्स्ट फ्यू डेज पोस्टमार्टम पे कैरेक्टराइज्ड बाय रेड कलर और ब्राउनिश कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ब्लड। क्यों, अब ये जो लोकिया रूब्रा का कलर होता है वो रेड और ब्राउनिश कलर का होता है, जो कि नॉर्मल है, नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज है। किसकी प्रेजेंस से होता है, क्योंकि वहां पर ब्लड का प्रेजेंस होता है, इसकी वजह से इसका कलर रेड और ब्राउनिश कलर है। सो वजाइनल डिस्चार्ज डिलीवरी इज कॉल्ड लोकिया रूब्रा फॉर फर्स्ट 4 डेज आफ्टर डिलीवरी। सो लास्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा प्रेगनेंसी के टाइम पर मोस्ट विच इज द कॉमन टेस्ट फॉर HIV डिटेक्शन। अगर हमें डाउट है कि प्रेग्नेंट लेडी को HIV है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए प्रेगनेंसी के टाइम पर हम कौन सा टेस्ट करेंगे, एलिजा टेस्ट करेंगे क्या, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ एलिजा, दैट इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। तो क्या इसके थ्रू हम पता कर सकते हैं कि हमारे पास जो प्रेग्नेंट लेडी आई है उसको HIV है, या फिर वेस्टर्न ब्लॉट के थ्रू हम पता कर सकते हैं, या फिर कंप्लीट ब्लड काउंट के थ्रू पता करेंगे, या फिर CD4 सेल काउंट के थ्रू हम पता करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों हमारा करेक्ट ऑप्शन है एलिजा, दैट इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। एलिजा के थ्रू हम पता कर सकते हैं कि ये हमारा कॉमन टेस्ट है HIV को डिटेक्ट करने के लिए इन प्रेगनेंसी। A common screening test for HIV that detects antibodies against the virus in the blood। ये कॉमन स्क्रीनिंग टेस्ट है जो क्या करता है, HIV को डिटेक्ट करता है, एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करेगा अगेंस्ट द वायरस इन द ब्लड में। तो दिस इज ऑल अबाउट द ऑप्स एंड गायनी क्वेश्चंस फॉर सीनेट एग्जाम। तो इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होती है। इसी के साथ हम और नए चैप्टर्स के साथ और प्रीवियस क्वेश्चन के साथ आपके पास आएंगे नए क्वेश्चंस लेके। तो पूरे हार्ड वर्क और डेडिकेशन के साथ आप तैयारी करते रहिए। हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट है आप सभी के लिए, ताकि आप सभी लोग जो है अपना जो एग्जाम है उसे क्रैक कर पाए और एक अच्छी और फ्यूचर नर्सेज बनने में आपको हेल्प हो। इसी के साथ हम मिलते हैं नई वीडियो में। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें
थैंक यू।